नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, जारी कर दिया नोटिस। साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। हिमाचल में दहक रहे हैं कुल्लू के जंगल, लगी है भीषण आग, भारी तादाद में नुकसान। सर्दी के मौसम के शुरू होते ही हिमाचल से आग लगने की खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर भीषण आग लगी, जिस कारण वहां के जंगल दहक रहे हैं। इन जंगलों में लगी भयानक आग से बड़ा भूई पंचायत के इलाके में लोगों ने दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि अब तक आग से 5 लाख से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आग कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। वहीं आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। आपको बताते चले कि हाल में हिमाचल प्रदेश में आग लगने की 2 अलग अलग घटनाओं में बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हो चुका है। अधिकारियों ने बताया था कि इन हादसों में किसी की जान नहीं गई है। उन्होंने यह भी बताया था कि पहली घटना कुल्लू जिले के त्यून गाँव में शनिवार को हुई थी और आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए थे। इस घटना में से लगभग करीब 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के क्या है कारण, हम बताते हैं आपको कि लेबनान और गाजा के लिए समझौते के क्या है मायने। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में युद्ध विराम पर सहमति बनने को अब गाजा और हमास के लिए अहम माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यह गाजा में सीज फायर लागू करवाने में अहम कदम साबित हो सकता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बीते करीब 2 महीने से जारी जंग में हजारों लोगों की जान जाने के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इसे लेकर फिलहाल शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वह कारण बताया जिसकी वजह से दोनों पक्षों में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी है। दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर रेड, बैंक फ्रॉड केस के क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों पर एक्शन। दिल्ली के प्रवर्तन निदेशालय में कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड एवं पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई हुई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। धन शोधन का मामला सितंबर 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संग वित्तीय विवरणों में कथित तौर पर हेराफेरी और लोन की राशि में डायवर्जन के जरिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। अदानी समूह की ओर से आरोपों पर सफाई के बाद शेयर 10% तक चढ़े। समूह की कंपनियों में दिखी रिकवरी। अदानी समूह की कंपनियों के शेयर बुधवार के कारोबार सत्र के दौरान मजबूती से कारोबार करते दिखे। शुरुआती कारोबार में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड और अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयरों में महत्वपूर्ण बढ़त दिखी। समूह की ओर से यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि गौतम अदानी, सागर अदानी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन पर अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के तहत कोई आरोप नहीं है, समूह की कंपनियों के शेयरों में 10% तक का उछाल आ गया। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग, कोर्ट ने लगाई याचिका, सरकार जांच में जुटी। बांग्लादेश में हिंदू संगठन इस्कॉन को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इस याचिका में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस पर बुधवार को बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए कहा कि वह इसकी जांच कर रही है। बता दें कि बांग्लादेश में यह पूरा घटनाक्रम इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के मद्देनजर जारी है।
बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस्कॉन ने भी बयान जारी कर बांग्लादेश सरकार की निंदा की है। साथ ही इस्कॉन ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की है कि उन्हें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें सभी धर्म वर्ग के लोग मिलजुल कर रहें। इस्कॉन ने बांग्लादेश के विभिन्न इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमला पर भी चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म हुआ चोरी। पुलिस ने झट से चोर का लगा लिया पता। उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक शख्स को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्टॉल से 5 करोड़ साल पुराना जीवाश्म चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 में जीएसआई ने स्टॉल लगाया था, जहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के स्टॉल पर 5 करोड़ साल पुराना गैस्ट्रोपॉड जीवाश्म भी रखा था, जो कि चोरी हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच करके आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 नवंबर को मंत्रालय के माइंस पवेलियन के हॉल नंबर 4 में जीवाश्म के चोरी होने की घटना हुई थी। चोरी हुआ गैस्ट्रोपॉड जीवाश्म एक प्राचीन घोंघा का है संरक्षित अवशेष है। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में खनन मंत्रालय के तहत भारत सरकार के संगठन के रूप में की गई थी। यह संगठन भारत के अध्ययन और सरकार, उद्योग व आम जनता के लिए पृथ्वी के विज्ञान की बुनियादी जानकारी का प्रमुख प्रदाता भी है। संभल हिंसा में बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों के पोस्टर, होगी नुकसान की वसूली। संभल जिले में हिंसा करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उपद्रवियों और पत्थरबाजों के सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही नुकसान की वसूली भी पत्थरबाजों से ही होगी। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। 100 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। जल्द ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण के दौरान हुए बवाल के बाद पत्थरबाजों और उपद्रवियों के तलाश जोरों से हो रही है। इसके साथ ही हिंसा करने वालों पर यूपी सरकार सख्ती बरतेगी। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्ट सार्वजनिक रूप से लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही नुकसान की उपद्रवियों से वसूली की जा सकती है। जरूरी हुआ तो उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित किया जा सकता है। संभल हिंसा के गुनाहगार किसी भी सूरत में बच नहीं पाएंगे। बता दें कि यूपी की योगी सरकार पहले ही उपद्रव करने वालों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। एप्पल के लिए सिरदर्द बना आईफोन 17 एयर का डिजाइन। इस देश में लग सकता है बैन। एप्पल के सबसे पतले आईफोन के डिजाइन में कंपनी बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है। अपकमिंग आईफोन की मोटाई इतनी पतली होगी कि इसमें फिजिकल सिम कार्ड लगाए जाने का प्रावधान नहीं होगा। आईफोन 17 एयर में कंपनी 2 ई सिम कार्ड का ऑप्शन दे सकती है। फोन को पतला बनाने के लिए इसके हार्डवेयर में भी बदलाव किया जाएगा। चीन के टेलीकॉम नियमों के मुताबिक किसी भी फोन में फिजिकल सिम कार्ड का होना अनिवार्य है। ऐसे में यह आईफोन चीन में बैन किया जा सकता है। चीन एप्पल के लिए भारत की तरफ से महत्वपूर्ण मार्केट रहा है। अकेले चीन का योगदान ग्लोबल आईफोन की बिक्री में 19% का है। ऐसे में आईफोन के 19% ग्राहक कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से एप्पल को भारी रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। आईफोन 17 एयर की मोटाई 5 से 6 मिलीमीटर के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इसमें फिजिकल सिम कार्ड और स्लॉट के लिए जगह बनाना मुश्किल है। गुजरात के उर्विल ने तोड़ा पंत का रिकॉर्ड। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने। गुजरात के विकेट कीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ दमदार पारी खेली और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उर्विल ने महज 28 गेंदों पर शतक लगाया और T20 प्रारूप में सबसे तेज सैकड़ा लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उर्विल ने पहले यह रिकॉर्ड पंत के नाम था, जिन्होंने 2018 में इसी टूर्नामेंट में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। उर्विल ने अपनी पारी में 12 छक्के और 7 चौके लगाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए उर्विल ने 35 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए और गुजरात को 8 विकेट से जीत दिला दी। त्रिपुरा से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए गए थे। जवाब में गुजरात के महज 10.2 ओवर में 2 विकेट पर 156 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। उर्विल ने पहले विकेट के लिए आर्यन देसाई के साथ मिलकर 150 रनों की साझेदारी की। सड़क हादसे में मारे गए 5 डॉक्टर। अखिलेश यादव ने जताया दुख, भाजपा सरकार से पूछे कई सवाल। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहाँ एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर
ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले 5 लोग डॉक्टर थे। इस हादसे में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। बता दें कि ये 5 डॉक्टर सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे और लखनऊ से वापस सैफई जा रहे थे। इस हादसे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त करते हुए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि हर एक जान अनमोल होती है, लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर की जान जाना और भी अधिक दुखद घटना है। श्रद्धांजलि देते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार को ये सोचना चाहिए कि एक्सीडेंट पर अचानक हादसों की संख्या क्यों बढ़ गई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को कुछ सवाल भी किए। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या भाजपा सरकार सपा के समय से बने इस विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे की देखरेख करने की योग्यता और क्षमता नहीं रखती है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? क्या हाईवे की पुलिस कोने में गाड़ी लगाकर मोबाइल देखने के लिए ही रह गई है? जब मोबाइल से सिर उठाएंगे तब तो देखेंगे कि कौन गलत सही गाड़ी चला रहा है। दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। कैलेंडर में मार्क कर ले तारीख, नहीं तो हो सकती है बहुत परेशानी। दिसंबर महीने में 17 दिन बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। छुट्टियों के दौरान ग्राहक डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, IMPS और नेट बैंकिंग जैसे तरीकों के साथ वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। इन लेन देन में चेक बुक ऑर्डर करना, बिलों का भुगतान करना, प्रीपेड फोन रिचार्ज करना, पैसे ट्रांसफर करना, यात्रा के लिए होटल और टिकट बुक करना, अपने खर्च के विवरण को देखना और बहुत कुछ शामिल है। आइए छुट्टियों की पूरी लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर में बैंक सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, पाटोंगन नेगमिंजा संगमा, यू सोसो धाम की पुण्यतिथि, गोवा मुक्ति दिवस, क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस समारोह, यू कियांग नांगबांग और नए साल की पूर्व संध्या लोसोंग नामसूंग के अवसरों पर बंद रहेंगे। RBI की वेबसाइट के अनुसार सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक महीने दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश मनाएंगे। उत्तर प्रदेश में पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में राज्य कर में सहायक आयुक्त सहित 2 सस्पेंड। विभाग में मची खलबली। राज्य कर विभाग में सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी को पैसा लेकर ट्रक छोड़ने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश कुमार मेरठ सचल दल में तैनात हैं। दोनों के निलंबन का आदेश प्रमुख सचिव M देवराज ने मंगलवार को देर शाम जारी कर दिया। ताजा कार्रवाई के बाद पहले से ही विभाग में खलबली मची और तेज हो गई। शासन देश के मुताबिक दस्सन एंड मून कंपनी का माल लदा ट्रक हरियाणा के हल्द्वानी जा रहा था। 25 अक्टूबर को ट्रक रोककर मेरठ सचल दल इकाई तृतीय की सहायक आयुक्त अपूर्वा पटेल और राज्य कर अधिकारी नरेश अग्रवाल ने जांच की थी। बताया जाता है कि ट्रक में गिफ्ट आइटम से इस मामले में पैसा लेकर ट्रक को छोड़ने की शिकायत हुई थी, जिसके जांच के आदेश दिए गए थे। जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई, जिसके बाद दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। गूगल मैप पर अब नहीं दिखेगा मौत का रास्ता। बदायूं की DM ने शासन को भेजी रिपोर्ट। बरेली जिले की सीमा से सटे बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी पर बने अधूरे पुल पर हुए हादसे के बाद DM निधि श्रीवास्तव ने जांच कराकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। रिपोर्ट में पुल पर आवागमन रोकने की संबंधी उपाय न किए जाने का हवाला दिया गया है। वहीं पुल से कार गिरने के मामले में प्रशासन गूगल को भी दोषी मान रहा है। इसके बाद अब गूगल मैप से इस रास्ते को हटा दिया गया है। चर्चा है कि इस मामले में एक्ट की NS की कार्रवाई जल्द से जल्द करते हुए इस मामले में दातागंज के नायब तहसीलदार छवि राम ने सहायक अभियंता मोहम्मद आरिफ व अभिषेक कुमार, अवर अभियंता अजय गंगवार और महाराज सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। दूसरी ओर गूगल मैप पर इस रास्ते को सही दिखाया जा रहा था। इसकी वजह से रविवार तड़के कार सवार 3 लोग हादसे का शिकार हो गए। वह गूगल मैप के सहारे आगे चलते चले गए और पुल खत्म होते ही उनकी कार 20 फुट नीचे जा गिरी, जिसमें तीनों लोगों की जान चली गई। यशस्वी जायसवाल ने ICC रैंकिंग में रचा इतिहास। इतनी बड़ी छलांग लगाकर पहली बार छुआ ये मुकाम। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इस बार ICC रैंकिंग में कमाल कर दिखाया। अपने छोटे से क्रिकेट करियर में जायसवाल जहां तक नहीं पहुंच पाए थे, अब वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। हालांकि वे अभी तक पहले नंबर पर तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनकी और निशाना जरूर साथ दिया है। इस बीच बाकी बल्लेबाजों को कुछ नुकसान हुआ है। इस बार की टेस्ट रैंकिंग में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ICC की ओर से जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में
अभी भी इंग्लैंड के जो रूट नंबर 1 बल्लेबाज हैं उनकी रेटिंग 903 की है। वहीं बात अगर यशस्वी जायसवाल की करें तो उन्होंने दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में भले उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 161 रनों की तगड़ी पारी खेली। इसका फायदा अब उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। जायसवाल की अब 825 रेटिंग हो गई है, जो उनकी ऑल टाइम हाई रैंकिंग है। इससे पहले वे यहां तक नहीं पहुंचे थे। अल्लू अर्जुन के बाद रश्मिका मंदाना ने साझा किया पुष्पा 2 को लेकर भावुक पोस्ट। पुष्पा 3 को लेकर दी हिंट। रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 की शूटिंग पूरी होने पर बेहद भावुक हो गई और उन्होंने अल्लू अर्जुन के साथ पोस्ट के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पुष्पा 2 द रूल को लेकर एक भावुक नोट लिखा। साथ ही रश्मिका ने पुष्पा 3 को लेकर हिंट भी दी है। पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। रिलीज से कुछ दिन पहले ही स्टार कास्ट ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भावनात्मक नोट लिखकर सेट पर अपने 5 साल के सफर को अलविदा कहा। रश्मिका मंदाना ने भी शूटिंग के आखिरी दिन के बारे में अपनी भावनाएं साझा की। रश्मिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा डियर डायरी नोट लिखा और बताया कि 25 नवंबर का दिन उनके लिए कितना भारी था। रश्मिका ने बताया कि पूरे दिन की शूटिंग के बाद वह एक समारोह के लिए चेन्नई गई और फिर उसी रात हैदराबाद लौट आई। केवल कुछ घंटे की नींद लेने के बाद वह पुष्पा 2 की शूटिंग के अपने आखिरी दिन के लिए दौड़ पड़ी। देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय है। सूत्रों के दावा किया है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बन सकते हैं डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। इस बीच अब महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक 25 नवंबर की देर रात दिल्ली से भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की और देवेंद्र फडणवीस के अगले सीएम बनने की जानकारी दी। इसके बाद 26 नवंबर को काफी कोशिशों के साथ एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ा। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे को भी उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया है। अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने की बात नहीं मानते हैं तो उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दिया जा सकता है। वहीं इस सप्ताह के अंत तक नई सरकार का गठन हो सकता है। मुंबई में काफी भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है। कई साधु संत महात्मा वीआईपी मेहमानों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाने की भाजपा तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिसंबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जाने पर विचार चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में डीप फेक मामले पर सुनवाई। पीठ ने केंद्र सरकार को दिया ये निर्देश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीप फेक के खतरों की जांच के लिए गठित समिति के सदस्यों को नामित करने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे लेकर उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि डीप फेक से जुड़े मामलों की जांच के लिए 20 नवंबर को एक समिति गठित की गई थी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर कहा था कि वह डीप फेक प्रौद्योगिकी से जुड़े मुद्दों से निपटने और इनका समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से उपाय कर रही है। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने की और सरकार को समिति के सदस्यों को 1 सप्ताह के भीतर नामित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि समिति जल्दी से जल्द अधिमानत 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की गई है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट डीप फेक के गैर नियमन और इसके संभावित दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ दायर कोई याचिका को सुनवाई कर रहा है। इनमें से एक याचिका इंडिया टीवी के चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ रजत शर्मा द्वारा दायर की गई है। इस याचिका में देश के डीप फेक टेक्नोलॉजी के विनियमन और ऐसी सामग्री के निर्माण को सक्षम करने के वाले ऐप्स और सॉफ्टवेयर तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश देने की मांग की गई है। दूसरी याचिका वकील चैतन्य रोहिल्ला ने डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनियंत्रित उपयोग के खिलाफ दायर की है। ताजमहल से कितनी होती है कमाई? हर साल इतने करोड़ के बिकते हैं टिकट, फिर भी सजने के लिए खर्च करने में कंजूसी दुनिया के 7वें अजूबे में शुमार है ताजमहल। ताजमहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कमाई का जरिया बना रखा है। बीते 3 साल में ASI को ताजमहल के टिकटों की बिक्री में 91 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि ताज के संरक्षण में इन 3 सालों में केवल 9.41 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी के मुताबिक यूनेस्को की विश्व विरासत ताजमहल से साल 2020 से 2021 से वर्ष 2023 और 24 के बीच 91.23 करोड़ रुपए की कमाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को हुई। पूरे देश में टिकटों से इतनी कमाई किसी अन्य विश्व धरोहर या स्मारक से एएसआई को नहीं होती। ताजमहल के संरक्षण में लगातार सवाल उठ रहे हैं। एएसआई के खर्च के आंकड़े की संरक्षण की पोल खुल रही है। कोविड से पहले जहां एएसआई ने ताजमहल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं कोविड के बाद खर्च सिर्फ 9 करोड़ रुपए ही हो पाए। कोविड के बाद ताजमहल पर सैलानियों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है और लगभग 2 गुने सैलानी ताज को देखने पहुंचने। खनिजों की नीलामी का पहला दौर इस तारीख से शुरू करेगी सरकार। बिक्री के लिए होंगी 13 खदानें। अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की बिक्री का पहला दौर 28 नवंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है। सरकार की तरफ से की जा रही इस नीलामी के जरिए 13 खदानों की बिक्री की जाएगी। यह नीलामी अरब सागर और अंडमान सागर से मौजूद खदानों की होगी। इन खनिज ब्लॉकों के निर्माण रेत, चूना मिट्टी और पॉलीमेटलिटिकल नोड्यूल का मिश्रण होता है। पीटीआई की खबर के मुताबिक ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, हाईटेक विनिर्माण के हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। खबर के मुताबिक एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि खान मंत्रालय 28 नवंबर 2024 को भारत के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की नीलामी का पहला दौर शुरू कर देगा। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अपतटीय क्षेत्र के भीतर समुद्र के नीचे के खनिज संसाधनों की खोज के विकास में तेजी आएगी। अपतटीय के क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय सेल, विशेष आर्थिक क्षेत्र और देश के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। खान मंत्रालय ने कहा कि कोबाल्ट, निकल, दुर्लभ मुद्रा तत्वों और पॉलीमेलिक नोड्यूल जैसे उच्च मांग वाले खनिजों पर निर्भर टेक्नोलॉजी की तरफ वैश्विक बदलाव के साथ भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और अपनी सप्लाई चेन के स्थिर करने के लिए विविध खनिज स्रोतों का विकास करना चाहिए। क्या अपने पिता की प्रॉपर्टी पर दावा ठोक सकती हैं शादीशुदा बेटियां? जानिए क्या है इस मामले का कानून। समाज का एक वर्ग आज भी भारत को पुरुष प्रधान देश ही मानता है। देश का एक आम परिवार भी सदियों पहले से चलती आ रही इस परंपरा को फॉलो कर रहा है। आमतौर पर एक सामान्य परिवार में देखने को मिलता है कि पिता की प्रॉपर्टी पर बेटों का ही हक होता है। सदियों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि पिता की प्रॉपर्टी को बेटों के बीच ही बांटा जाता है, जबकि बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन देश का कानून इस परंपरा का जरा भी विश्वास नहीं करता। आज हम यहाँ जानेंगे कि क्या शादीशुदा बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर दावा ठोक सकती हैं। भारतीय संविधान के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के मुताबिक एक पिता की प्रॉपर्टी पर बेटियों का भी उतना ही हक है और उतना ही अधिकार होता है जितना बेटों का होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटी कुंवारी है या शादीशुदा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि शादीशुदा बेटियां भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पर बराबरी की हिस्सेदारी के लिए दावा ठोक सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति का एक बेटा और एक बेटी है तो ऐसे में बेटी अपने पापा की आधी प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी में अपने भाई के बराबर की हिस्सेदारी के लिए दावा कर सकती है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।